हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन के वीडियोस। और ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी कि सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने वाले एमसीक्यू हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले, मैं उसी पे डिस्कशन करूंगा। मैं अदर देन बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनकी बात नहीं करूंगा। हम पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगे अपने बोर्ड एग्जाम पर। तो एमसीक्यू मैं आज शुरू कर रहा हूं, देखते हैं 2-3 वीडियोस में खत्म होंगे और उसके बाद फिर हम ट्रू फॉल्स करेंगे और उसके बाद हम अपने फिलिंग द ब्लैंक्स भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। मैं एकदम से सारे के सारे क्वेश्चन नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हम एक बार में एक क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और उसको समझेंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन, देखो कि फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 बट नॉट on 2 but not 1 1, 1 1 and on 2, neither 1 1 nor on 2। तो इस क्वेश्चन को पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली 1 1 on 2 होता क्या है। फंक्शंस तो तुम जानते ही हो। देखो यहां पे लिखा है फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, तो ये जो पहले n आ गया वो डोमेन है और जो दूसरा है वो है कोडोमेन। तो अब हमें यह पता है कि डोमेन का हर नंबर जो होता है वो फंक्शन में पुट हो जाता है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एक्स कहां से आ रहा है? डोमेन से आ रहा है। और ये नंबर, ये जो आंसर आएगा वो कहां जा रहा है? वो कोडोमेन में जा रहा है। ऐसा सर्कल चल रहा है। तो 1 1 कब होता है फंक्शन? 1 1 तब होता है जब हम एक नंबर पुट करें। मान लो एफ ऑफ एक्स 1 मैंने पुट किया, आंसर आ गया x1 स्क्वायर, और फिर मैंने एफ ऑफ x2 पुट किया, आंसर आ गया x2 स्क्वायर। तो अगर ये x1 और x2 बराबर नहीं है तो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर भी बराबर नहीं होंगे। अगर ऐसा होगा तब हम 1 1 कहते हैं। यानी हर प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होगी, वो रिपीट नहीं होगी। जैसे मान लो यहां पर अगर रियल नंबर्स होते, मान लो यहां रियल नंबर्स होते, तो रियल नंबर्स में क्या था कि अगर हम -2 पुट करते, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव नंबर है नहीं, तो एफ ऑफ -2 कितना होता? 4 होता, इसका स्क्वायर। और एफ ऑफ 2 पुट करते तब भी आंसर 4 आता, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो देखो ये दोनों अनइक्वल हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि हमारे नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही होंगे जो यहां पुट करेंगे हम। तो नेचुरल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और हर अलग पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी अलग होगा। तो दिस इज 1 1, ये तो पक्का हो गया। तो अब ऑन 2 बट नॉट 1 1 और नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 तो है नहीं, इनमें से एक ही है, 1 1 बट नॉट ऑन 2 या 1 1 एंड ऑन 2। अब बात करते हैं हम ऑन 2 फंक्शन की। ऑन 2 फंक्शन कब होता है? जब यहां पे जो कोडोमेन दी है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट इसके आंसर के तौर पे हमें दिख जाए। अब देखो इसके आंसर क्या क्या आएंगे। मैं अगर लिस्ट बनानी शुरू करूं, हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। तो अब देखो आंसर्स का सेट तो ये बन रहा है। तो फिर यानी कि 2 3, उसके बाद फिर 5 6 7 8, ये इतने सारे नेचुरल नंबर जो यहां कोडोमेन में पड़े हैं वो आंसर के तौर पे तो आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर, और भी कई हैं ऐसे सारे नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
और आंसर परफेक्ट स्क्वायर ही आएंगे क्योंकि हम नेचुरल नंबर ही पुट कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारी को डोमेन में काफी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट पड़े हैं जो आंसर के तौर पे नहीं आए हुए। तो ये क्या हुआ फिर, ये ऑन टू नहीं है फंक्शन क्योंकि को डोमेन में एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स, 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये ए पार्ट इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि तुम साथ के साथ ये क्वेश्चन लिखते जाओ और आंसर्स भी नोट करते जाओ, 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये है दूसरा क्वेश्चन, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर f(x) इक्वल टू 7x प्लस 6 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 एंड ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखो रियल नंबर्स पे मैं एक बात बता दूं कि ये डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है और लीनियर फंक्शन है 7x प्लस 6। 7x प्लस 6 हो या फिर 4x प्लस 3/5 हो या मान लो 2 माइनस 5x/4 हो, ये सारे लीनियर फंक्शन यानी कि x की पावर 1 वाले हमेशा 1 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। रियल नंबर्स पर लीनियर फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो इसका आंसर क्या है, सी पार्ट 1 1 एंड ऑन टू। अब इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो क्वेश्चन को और आंसर को टिक कर लो। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशन आर इज x, x, y, y, z, z, x, y, y, z डिफाइंड ऑन द सेट a इज इक्वल टू x, y, z इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो अब हम जरा बात कर लें इस पर कि ये क्या होती हैं चीजें। देखो कोई भी रिलेशन है R, अगर उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं x, x, y, y, फिर z, z, इस टाइप के एलिमेंट सारे आ गए तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ऑब्वियसली ये दिखाई दे रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आंसर भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन यही क्वेश्चन सिमेट्रिक के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी आ सकता है। तो मैं तुम्हें यह भी समझाता हूं कि सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा कब नहीं होगा। अगर हमारे पास x, y है और y, z भी आ गया, यानी कि ये सिचुएशन बदल के हमारे नंबर आ जाते हैं इस तरह। अगर हमारे पास 1, 2 है और 2, 1 भी रिलेशन में है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। लेकिन यहां पर हम x, y देख रहे हैं, y, x नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आ जाती है ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में देखो यहां पे तुम्हें x, y, y, z दिख रहा है लेकिन x, z नहीं है। x, z ना होने की वजह से ट्रांजिटिव भी ये रिलेशन नहीं है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो ट्रांजिटिव का एक बार फिर देख लो, क्योंकि ट्रांजिटिविटी में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा होता है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, अगर ऐसा रिलेशन में है तो अगर पहला और तीसरा भी रिलेट कर जाते हैं तो वो ट्रांजिटिव कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिले ही ना कि पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तो वो ट्रांजिटिव माना ही जाता है। तो इसका आंसर है ए। पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो और आंसर को टिक कर लो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज द आंसर। तो ये तो वो टाइप थे जो फंक्शन एंड रिलेशन में से तुम्हें एमसीक्यू आ सकते हैं, इसी टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, जो कि बहुत आसान है। देखो अगेन, tan इनवर्स ऑफ tan π/4 कितना हो सकता है। देखो एक बात समझ लो कि tan इनवर्स ऑफ tan π/4 कह रहे हैं हम। कई स्टूडेंट्स कहेंगे π/4 कि tan इनवर्स tan कैंसिल होगा। ये तभी हो सकता है जब इसकी रेंज में ये वाला नंबर हो, बाहर वाले फंक्शन की रेंज में अंदर वाला नंबर दिखाई दे, बाहर वाली फंक्शन की रेंज में अंदर वाला नंबर, तब ये कैंसिल होते हैं। तो क्या tan इनवर्स की रेंज में π/4 आता है? अगर तुम्हें ये श्योरिटी है फिर तो π/4 आंसर है, अदरवाइज नहीं। तो मैं बता दूं कि tan इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है और यस π/4 इसके बीच में ही आता है। तो आंसर इज π/4। लेकिन साथ ही अगर यहां पर ऐसा होता tan इनवर्स tan π/2 से बड़ा नंबर आ जाता, मान लो हमारे पास कितना 3π/4 आ जाता,
3π/4, 3π/4 ऑब्वियसली π/2 से बड़ा है, तो ये फिर tan इनवर्स और tan कैंसिल ना होते, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज से ये नंबर बाहर हो गया। तो हमें क्या करना पड़ता, tan इनवर्स tan π-π/4 ऐसे लगाते फिर हम। और tan 180 माइनस थीटा या tan π-π/4 कितना होता है, कितना होता है सोचो। tan 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस tan π/4। तो tan इनवर्स के अंदर का वाला माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। तो अब देखो, अब ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि π/4 tan इनवर्स की रेंज में आ गया, तो हमारे पास आंसर आता -π/4। तो इसी बहाने में एक एक क्वेश्चन के साथ अगर कोई और जुड़ता क्वेश्चन है तो मैं समझाता चलूंगा। tan इनवर्स tan 3π/4 का आंसर जरूर -π/4 है, लेकिन tan इनवर्स tan π/4 का आंसर π/4 ही होगा, क्योंकि बाहर वाले फंक्शन की रेंज में अंदर वाला ये नंबर है। तो आंसर क्या हुआ, ये लिख लो स्टूडेंट्स, पॉज करके इस वीडियो को, क्वेश्चन लिखो और आंसर इज सी पार्ट π/4। अच्छा, एक बात मैं यहां पे और बताना चाहता हूं कि तुम आंसर को यहां पे टिक मत करो, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करोगे जब ये क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर, तो अगर तुमने सामने ही आंसर टिक किया हुआ तो प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे। तो तुम ऐसा करो, पेज एक अलग लेकर उसमें क्वेश्चन नंबर आंसर ऐसे नोट करते चले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज तुम्हारे सामने ही अगर आंसर टिक हुआ रहेगा तो सोचने की और प्रैक्टिस की बीच में सारी गड़बड़ी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 1 इज, तो ये तो सब जानते हैं हम कि cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, ऑब्वियसली 0 पर, तो आंसर इज 0। तो इसके साथ के और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, 1 मार्क के इसके इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1 या साइन इनवर्स 0 या tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3, जितने भी वो टेबल में आ गए नंबर, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, याद आ गया मैं कौन सा टेबल बना रहा हूं। तो इसमें जो ये लिखे रहती थी वैल्यूज, साइन, कॉस और tan, ये सारी वैल्यूज जो हैं, इन सारी वैल्यूज पर क्वेश्चन बन सकता है। देखो, cos इनवर्स 1 तुम्हें इसी टेबल में से पता चल रहा है ना कि cos 0 जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए cos इनवर्स 1 जो है वो 0 होगा। ऐसे ही तो पता चल रहा है तुमको। तो ये कितनी वैल्यूज थी यहां पर, अगर इंफिनिटी को छोड़ दिया जाए, इंफिनिटी कहां आता है, tan में आता है, वो भी 90 पर, तो ये 1 2 3 4 5, ये 15 यानी कि 14 क्वेश्चन बन सकते हैं। इंफिनिटी वाला एक छोड़ दो अगर, तो ये 14 क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट्स इन सभी वैल्यूज पर इनवर्स में। तो ये सारी वैल्यूज अगर तुम्हें याद होंगी तो एंगल्स भी याद होंगे, एंगल्स याद होंगे तो ये आंसर तो एंगल्स ही हैं, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो चाहे साइन इनवर्स 1 हो, कॉस इनवर्स 1 हो, tan इनवर्स 1 हो, चाहे कॉस इनवर्स 1/√2 हो, ठीक है ना, चाहे साइन इनवर्स √3/2 हो, ये सारी वैल्यूज तुम्हें यहां दिखाई देती हैं और इसके एंगल तुम्हें पता है। तो ये 14 क्वेश्चन है कम से कम भी। तो ये 14 क्वेश्चन, या अगर इन्फिनिटी भी साथ में ले ली जाए, वैसे बोर्ड के एग्जाम में इन्फिनिटी को दूर ही रखते हैं हम, तो ये क्वेश्चन तुमने सारे के सारे ये टेबल याद करना है, तब ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये लिख लो क्वेश्चन, और अगर खुद भी बनाकर लिखना चाहते हो तो बाकी 14 क्वेश्चन भी खुद बना के लिख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो तुम्हें पता लग ही गया होगा, cos इनवर्स 1 इज 0, सी पार्ट इज द आंसर। अब हम चले अगले क्वेश्चन पे, चलो। तो ये देखो, ये भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, देन y बिलोंग्स टू द इंटरवल। y अगर tan इनवर्स x है तो y कौन से इंटरवल में होगा, यानी कि tan इनवर्स फंक्शन की रेंज पूछ रहे हैं। देखो, tan इनवर्स हो, चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे कॉस इनवर्स हो, उसकी रेंज और डोमेन हम यहां लिखेंगे, रेंज हम यहां लिखेंगे। इसकी डोमेन क्या होती है, देखो tan इनवर्स में कौन से नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर पुट किया जा सकता है, और आंसर कौन कौन से आते हैं,
रेंज आती है -π/2 से π/2 के बीच में, ओपन इंटरवल। फिर साइन इनवर्स में सिर्फ -1 से 1 तक ही नंबर पुट कर सकते हैं हम, और रेंज उसकी है, ये डोमेन, ये डी डोमेन है और आर रेंज है, ये नोट करते जाना। और इसका जो हमारे पास रेंज है वो -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, और कॉस इनवर्स में भी हम -1 से 1 तक ही पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज है 0 to π। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर हमने लिखा हुआ है ना tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो x डोमेन है और y रेंज है, बस ये ध्यान रखना। तो अब देखो तुम्हें y पूछा हुआ है, y जो है tan इनवर्स के लिए उसकी रेंज है, तो आंसर क्या हुआ, बी पार्ट -π/2 से π/2। तो ये कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो यहां तुम्हें सिर्फ y पूछा है, तुम्हें x भी तो पूछा जा सकता है कि देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल, तो तुम यहां पे x के लिए बात करोगे, डोमेन की बात करोगे, तो tan इनवर्स x इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई और कॉस इनवर्स x इक्वल टू वाई। ये लगते 3 क्वेश्चन है, लेकिन x के लिए भी पूछा जा सकता है और y के लिए भी पूछा जा सकता है। x के लिए पूछा जा सकता है, y के लिए पूछा जा सकता है, x के लिए पूछा जा सकता है और y के लिए पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये 6 क्वेश्चन हो गए, ये 6 अलग अलग क्वेश्चन है। तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 14 क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेटेड थे, प्लस 6 क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चंस तो तुमने करने ही हैं प्रॉपरली, क्योंकि इन्हीं में से ही 1 मार्क का क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर हम पिछले क्वेश्चन उठा के देखें तो यही हमें दिखाई देता है। देखो एक तो ये अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा, जब ये 20 क्वेश्चन तुम्हें याद होंगे, ये वाले एंगल्स सारे के सारे याद हो जाएंगे, तो ये भी याद हो जाएगा, ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बन सकते हैं। तो इसका आंसर अब तुम जानते ही हो, y अगर पूछ रहे हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x या tan इनवर्स x इक्वल टू y कह रहे हैं, तो y का मतलब है रेंज, और tan इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। देखो ये क्लोज्ड भी है, लेकिन आंसर ये है क्योंकि tan इनवर्स है। साइन इनवर्स होता तो क्लोज्ड इंटरवल आ जाता। तो तुमने ये याद रखना, ये टेबल तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा प्रॉपरली बना हुआ, और उसमें x भी पूछा जा सकता है कौन से इंटरवल में, और y भी पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है। तो तुमने ध्यान रखना है कि तुमसे क्या पूछा जा रहा है, और ये 6 की 6 यानी कि tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तीनों फंक्शंस की कम से कम डोमेन और रेंज तुम्हें याद होनी चाहिए, तो तुम्हें ये क्वेश्चन 6 के 6 आ जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखो इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब देखो x पूछा है, x का मतलब है साइन इनवर्स की डोमेन पूछ ली, तो साइन इनवर्स की डोमेन तो -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल है, तो आंसर क्या हुआ इनमें से, b -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। तुम देख ही रहे हो। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई में y भी पूछा जा सकता है, और अगर y पूछ लेते तो साइन इनवर्स की रेंज आ जाती है आंसर में। तो इस तरह से कॉस इनवर्स में भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं, 20 तो कम से कम हैं ही हैं, रेंज और डोमेन के ऊपर, और वो वैल्यूज के ऊपर, और फिर उनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के ऊपर और भी 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो तकरीबन अगर तुम्हें ये 20 भी सीख लिए क्वेश्चन करने, जो कि अभी हमने देखे 20 क्वेश्चन कैसे, एक बार फिर बता देता हूं। 6 क्वेश्चन तो यही वाले रेंज डोमेन वाले, 14 क्वेश्चन कौन से, ये वैल्यूज कॉस इनवर्स 1, फिर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 √3/2, tan इनवर्स 1/√3, इस टाइप का वो जो टेबल तुम 10th क्लास से बनाते आ रहे हो वो सारा याद करना। 14 क्वेश्चन उसमें हो जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन कर लो, आई थिंक काफी होगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन तो मैंने समझा ही दिया था कि किस तरह करना है। तो आई थिंक ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब हम अगले पर चलते हैं। देखो हमारा सबसे प्यारा टॉपिक कौन सा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यस, तो स्टूडेंट्स ये है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन। 2 मैट्रिसेस बराबर हैं, 2x + y 4 - 7y 9 4 - 7 1। तो x की वैल्यू क्या है, देखो यहां से y की वैल्यू तो 1 दिखाई दे रही है, क्योंकि जब 2 मैट्रिसेस बराबर होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, यानी कि 1 1 यहाँ के 1 1 के बराबर, 1 2 यहाँ के 1 2 के बराबर। देखो है भी 4 4 के बराबर,
-7 के बराबर, y 1 के बराबर। तो यहां पे y तो आ गया 1 और 2x प्लस वाई किसके बराबर है? 9 के बराबर। देखो 2x प्लस वाई 9 के, तो y को अगर 1 पुट कर दें तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4। तो देखो कौन सा आंसर आएगा? डी पार्ट, 4 इज द आंसर। तो इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, कई क्वेश्चन। तुमने ध्यान ये रखना है कि जब मैट्रिसेस दी हुई है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रखना है। डिटर्मिनेंट में नहीं होता ऐसे। आगे डिटर्मिनेंट का भी एक क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, दो डिटर्मिनेंट बराबर हो तो क्या करते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई थिंक तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या करना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो ये ऑर्डर पर आ गया क्वेश्चन। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, वेयर c इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5/4, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a इज। देखो जब दो मैट्रिसेस जुड़ती हैं तो उनका ऑर्डर बराबर ही होना चाहिए, तभी वो प्लस या माइनस हो सकती हैं। और जो आंसर आने वाली मैट्रिक्स है सी, उनका भी, उस मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर होता है जो इन दोनों का ऑर्डर होता है, क्योंकि प्लस है बीच में या माइनस हो तब भी ऐसा ही होता है। तो ए बी सी तीनों का ही सेम ऑर्डर होगा, क्योंकि हम दो मैट्रिसेस को जोड़ रहे हैं, या फिर ए माइनस बी मैं कहता तब भी सेम ही बात थी। तो ऑब्वियसली आंसर इज 5/4, ए पार्ट इज द आंसर। अगर सी का ऑर्डर 5/4 है और ये सी दो मैट्रिसेस को जोड़ के आई है, तो ए और बी का भी तो 5/4 होगा, तभी तो वो प्लस होके ऐसी मैट्रिक्स बनी। मल्टीप्लीकेशन थोड़े ना है ये, मल्टीप्लीकेशन के लिए भी आएगा क्वेश्चन। तो प्लस में या माइनस में तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहता है। तो जो सी का ऑर्डर है वही ए का रहेगा, वही बी का रहेगा। तो 5/4 इज द आंसर, ए पार्ट इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो ये डिटर्मिनेंट पे आ गया। सीधी लाइनें डिटर्मिनेंट की होती हैं, याद रखना है। मैट्रिसेस में क्या बनती है? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनती हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में सीधी लाइनें। तो दो डिटर्मिनेंट बराबर हैं तो एक्स की वैल्यू क्या है? देखो यहां से एक्स की वैल्यू 2 या एक्स की वैल्यू 4 ये नहीं सोचना हमने, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है। देखो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होती है नेटवर्क ऑफ नंबर्स या एलिमेंट्स, कुछ भी। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है? वो तो एक स्केलर होता है। डिटर्मिनेंट तो एक स्केलर है, लेकिन वो स्केलर कौन सा है ये इसको सॉल्व करने के बाद पता चलता है। तो हमें नहीं पता लग सकता कि x2 है कि x4 है। ऐसे ही तुम्हें दिखाई दे रहा है कि x की तो दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने करना क्या है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। x² - 1, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे x² - 1 इज इक्वल टू इधर 8 - 0। तो यहां से आ गया x² - 1 इज इक्वल टू 8, यानी कि x² इज इक्वल टू 9। तो x कितना आ गया? +3 या -3, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहां पे -3 नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, 3 तो दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यही है 3। तो देखा फिर, ना 2 है ना 4 है, x 3 आ गया, एक तीसरी ही वैल्यू आ गई। तो ये क्यों आई? क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट एक स्केलर होता है और मैट्रिक्स होती है नेटवर्क ऑफ नंबर्स। तो नेटवर्क में क्या होता है कि नंबर फिक्स होते हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन यहां पर ये एक स्केलर को, किसी एक नंबर को आगे रख रहा है। जैसे कि ये 2084 जो है, ये नंबर कौन सा है? ये 8 है। ये 8 को ऐसे लिखा हुआ है हमने, इसको 2084 मत देखो, इसको 8 करके देखो कि ये 8 है, ये एक स्केलर है। तो इसलिए डिटर्मिनेंट के केस में सीधी लाइनें लगी हुई हो तो वो डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट के केस में हमेशा क्या करना चाहिए? हमें सॉल्व करके दोनों को बराबर रखकर और फिर x की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं। देखो यहां पे 2 और 4 दोनों ऑप्शंस भी इसीलिए दी गई हैं कि स्टूडेंट्स गलती करें। x2 दिखाई दे रहा है, हाँ भाई x2 आ गया, चलो जी आंसर है। ये कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, लेकिन अब तुम्हें मैं बता चुका हूं तो तुम ये गलती नहीं करोगे। तो अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। इफ a इज इक्वल टू 3 6 0 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स a इज इक्वल टू। देखो अब यहां ठीक ठाक पता चलता है ना कि मैट्रिक्स जो है वो तो क्या है? नेटवर्क ऑफ नंबर है, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट जो निकलेगा वो इनमें से एक होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा।
और ये मैं जानता हूं स्टूडेंट्स के ये आंसर तुम्हें पहले से ही पता है। कैसे डिटरमिनेंट निकालना तुम जानते हो, 6 - 0 यानी कि आंसर इज 6, डी पार्ट इज द आंसर। चलो अगला देखते हैं। अब ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर है ये। इसको कई बार स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते, जरा ध्यान से समझना इसको। इफ A into B is equal to C, where B is a matrix of order 2/5 and C is a matrix of order 5/5, then order of matrix A is। देखो यहां पे हमें मैट्रिक्स की कंडीशन समझनी होगी। A और B को हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर आया C। ये दोनों, मान लो ये m/n मैट्रिक्स है और B का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, B का ऑर्डर दिया हुआ 2/5 और आंसर जो आया C उसका ऑर्डर दिया हुआ 5/5। तो देखो A और B तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब ये दो नंबर बराबर हों, यानी कि जो पहले लिखी है मैट्रिक्स उसके कॉलम और जो बाद में लिखी है मैट्रिक्स उसकी रोज बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ये कंडीशन है। तो n तो 2 के बराबर आ गया। देखो m/n ऑर्डर है तो इसमें m भी ढूंढना है हमने और n भी ढूंढना है हमने, तो n तो 2 आ गया। अब m कैसे पता लगाएं? देखो जब c आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो दो नंबर है ना, ये दो नंबर आ जाएंगे m/5। तो m/5 जो है वो ये हैं, तो m किसके बराबर हुआ, 5 के बराबर हुआ। तो आंसर क्या आ गया, 5/2। एक बार फिर देख लो, दो मैट्रिसेस जब बराबर होती हैं, बराबर नहीं, दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पहली के कॉलम्स और दूसरी के रोज आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर हम इस तरह ऑर्डर लिख लें तो बीच वाले दो नंबर बराबर होने चाहिए और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आएगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये साइड वाले दो नंबर इसी ऑर्डर में, यानी कि इतनी रोज और इतने कॉलम्स। बहुत सिंपल है। तो इसका ऑर्डर आंसर आ गया 5/2। तो 5/2 कहां पर है, ये रहा, सी पार्ट इज द आंसर 5/2। और ये क्वेश्चन तुम नोट कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 एंड डिटर्मिनेंट A इज 3, देन एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट इज। इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। देखो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले। अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है और उसका एडजॉइंट भी पता किया जा सकता है। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है और जो एडजॉइंट है कोफैक्टर की मैट्रिक्स उसका भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का ही है तो ए का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपस में जुड़े होते हैं एक फॉर्मूले से। मान लो ए का जो ऑर्डर है वो n/n है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स है उसका जब डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे ना तो वो ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 के बराबर आएगा। जैसे मान लो ए डिटरमिनेंट है हमारा 2 और ए का जो ऑर्डर है वो है 3/3। तो हमें नंबर्स नहीं पता, हमें यह भी नहीं पता कि एडजॉइंट ए एक्चुअल में क्या बना है, लेकिन इसका डिटरमिनेंट हम जानते हैं कितना, 2। ये इसकी पावर इनमें से एक माइनस कर दो 2 यानी कि 4। तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो 4 है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आंसर आएगा, देखो 4/4। अब इस नंबर में से एक माइनस कर दो 3 और इसके पावर में रख दो तो 3/3। 3/3 कितना होता है, 3/3 होता है 27। तो ए इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ सकते थे जो कि मैंने तुम्हें कराए 1 मार्क के। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं तक खत्म कर रहा हूं और कमेंट सेक्शन में जाके तुम एक बार मुझे जरूर बताना 1 to 5 के स्केल पर ये वीडियो तुम्हें कहां तक पसंद आया। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है तो 5, अदरवाइज 4, 3, 2, 1 कुछ भी। और अगर सजेशन कोई देनी है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए तो जरूर देना। अगर मैं पालन कर सका, उस सजेशन को फॉलो कर सका तो जरूर करूंगा। और ऑब्वियसली अब मैं वो तो बताऊंगा ही जो मैं हमेशा बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ट्यूशन के बगैर कई स्टूडेंट्स कितना अपने आप को कमतर महसूस करते हैं।
तो ट्यूशन के बगैर भी तुम पूरी तरह से 100 में से 100 नंबर लेने की तैयारी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, करना क्या है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फिर प्लेलिस्ट जाके चेक करो। प्लेलिस्ट में जाके तुम्हें 10th 11th 12th तीनों ही क्लासेस की मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी वीडियोस की, और वो वीडियोस फॉलो करके तुम सारी की सारी बुक को तैयार कर सकते हो स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। तो लाइक और शेयर जरूर करना स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा मोटो है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और कमेंट सेक्शन को मत भूलना, एक बार कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे पता लग सके कहाँ तक समझ में आया। और इन क्वेश्चंस को तुमने लिख लिया होगा, आई थिंक। इसकी तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। हम कल मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, सॉरी, और हम इससे आगे बढ़ाएंगे अपने सिलेबस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।